कहानी की शुरुआत मरिया नाम की एक छोटी लड़की से होती है जो इस समय अपने पिता के फ्यूनरल में खड़ी होती है। उसके पिता जॉर्ज एक बहादुर आर्मी कर्नल थे, लेकिन जंग के दौरान देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो चुके थे। अपने पिता को आखिरी बार श्रद्धांजलि देने के बाद मरिया अपनी गार्डियन मिस हेली के साथ एक लॉयर से मिलने जाती है। वहां पहुंचते ही लॉयर उसे एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर मरिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कहता है कि तुम्हारे पिता पिछले काफी समय से लंदन में रह रहे थे और उन पर बहुत भारी कर्ज चढ़ चुका था। इसी वजह से उन्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपना घर तक बेचना पड़ा। मरिया रोते हुए कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे फादर ने मुझे चिट्ठी लिखी थी कि वो बहुत जल्द घर लौट रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी वापस ही नहीं आएंगे। लेकिन लॉयर बेबस होकर कहता है कि उसे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। हाँ, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए विरासत में सिर्फ एक चीज छोड़ कर गए हैं। इतना कहकर वह उसे एक पुरानी हिस्ट्री बुक देता है जो मूनेकर वैली के इतिहास पर लिखी गई थी। उसी रात मरिया अपने कमरे में बैठकर वह किताब पढ़ना शुरू करती है। जैसे जैसे उसके पन्ने खुलते हैं वैसे वैसे एक रहस्यमयी कहानी उसके सामने आने लगती है। सैकड़ों साल पहले मूनेकर वैली में एक बेहद नेक दिल लड़की रहती थी। उसकी अच्छाई से खुश होकर खुद मदर नेचर ने उसे अपनी बेटी का दर्जा दिया और उसे कुछ जादुई पर्ल्स तोहफे में दिए। उसी दिन से पूरी दुनिया उसे मून प्रिंसेस के नाम से जानने लगी। उस समय इस वैली में दो बड़े परिवार रहते थे, डिनवार फैमिली और मैरीवेदर फैमिली। मून प्रिंसेस डिनवार फैमिली की सदस्य थी, लेकिन उसे प्यार हो गया राल्फ मैरीवेदर से। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। आखिरकार मून प्रिंसेस के पिता विलियम ने दोनों की शादी तय कर दी। शादी के मौके पर विलियम ने राल्फ को एक शानदार ब्लैक लायन गिफ्ट किया। वहीं राल्फ ने मून प्रिंसेस को एक खूबसूरत व्हाइट यूनिकॉर्न भेंट किया। इसके बाद मून प्रिंसेस सबके सामने अपने जादुई पर्ल्स निकालती है और बताती है कि ये मोती उसे खुद मदर नेचर ने दिए हैं। इनकी मदद से बेहिसाब दौलत हासिल की जा सकती है। इतना ही नहीं, ये जादुई पर्ल्स किसी भी इंसान के दिल की बात तक जान सकते हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिससे मरिया बुरी तरह डर जाती है। अचानक कमरे में टंगी मून प्रिंसेस की पेंटिंग अपने आप हिलने लगती है, जैसे उसके अंदर कोई जिंदा हो। मरिया घबराकर तुरंत किताब बंद कर देती है। अगली सुबह उसे अपना घर हमेशा के लिए छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अब वह घर बिक चुका था। मिस हेली उसे दिलासा देते हुए कहती है, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मैंने तुम्हारी मरती हुई माँ से वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अब मरिया अपने अंकल बेंजामिन के साथ रहने के लिए मूनेकर वैली जाने वाली थी, इसलिए मिस हेली भी उसके साथ निकल पड़ती है। कई घंटों का सफर तय करने के बाद उनकी घोड़ा गाड़ी आखिरकार वैली के विशाल दरवाजे तक पहुंच जाती है। वहां उनका स्वागत करने के लिए एक बूढ़ा सर्वेंट डिगविड मौजूद था, जो भारी भरकम लोहे का गेट खोलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से दो नकाबपोश आदमी निकल आते हैं और मरिया की गाड़ी पर हमला कर देते हैं। मरिया घबराकर डिगविड को मदद के लिए आवाज लगाती है, लेकिन उसे सुनाई ही नहीं देता, क्योंकि उसकी सुनने की ताकत बहुत कमजोर थी और वह आराम से गेट खोलने में ही लगा रहता है। अब मरिया खुद अपनी रक्षा करती है। वह बुनाई वाली लंबी नीडल निकालकर एक हमलावर के हाथ में चुभा देती है। वहीं मिस हेली दूसरे आदमी को जोरदार धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है। इतने में डिगवीड आखिरकार गेट खोल देता है और तेजी से घोड़ा गाड़ी को वैली के अंदर ले जाता है। उनके अंदर घुसते ही विशाल दरवाजा फिर से बंद हो जाता है और बाहर खड़े दोनों हमलावर गुस्से से उन्हें जाते हुए देखते रह जाते हैं। कुछ देर बाद मरिया पहली बार मैरीवेदर मैनर पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात उसके रहस्यमयी अंकल बेंजामिन से होती है। मिस हेली रास्ते में हुए हमले के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन बेंजामिन जैसे उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता। वह ठंडे चेहरे के साथ सिर्फ मरिया की तरफ देखता है और अपने विशाल डॉग राल्फ की तरफ इशारा करके कहता है, अगर राल्फ को किसी भी इंसान से जरा सा भी खतरा महसूस हुआ तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन तुम एक मैरीवेदर हो, इसलिए वो तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इतना कहकर बेंजामिन उन्हें उनके कमरे तक छोड़ देता है। मरिया को अपना नया कमरा बेहद पसंद आता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसके बिस्तर के पास गर्म दूध, स्वादिष्ट बिस्किट्स और एक सुंदर ड्रेस रखी होती है। लेकिन मरिया उस ड्रेस को पहनने के बजाय अपनी वही पुरानी हिस्ट्री बुक उठाकर नीचे नाश्ता करने चली जाती है। यहीं से उसे पहली बार एहसास होने लगता है कि इस वैली में सिर्फ पुराने किस्से ही नहीं छिपे हैं, बल्कि एक ऐसा रहस्य भी दफन है जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। उसी रात मरिया के कमरे में कुछ अजीब होता है। उसकी छत पर लगा स्टार अचानक अपने आप टूटकर नीचे गिर जाता है। मरिया हैरान रह जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर इस विला में हो क्या रहा है। अगली सुबह फिर उसके बिस्तर के पास बिस्किट्स, दूध और एक नई ड्रेस रखी होती है, लेकिन इस बार भी वह ड्रेस नहीं पहनती और नीचे हॉल में चली जाती है। वहां रखा पुराना पियानो अपने आप बजने लगता है। मरिया भी उसे बजाने लगती है, लेकिन तभी बेंजामिन वहां आ जाता है। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह मरिया को अपने साथ हॉर्स राइडिंग पर ले जाता है। शुरुआत में मरिया घोड़े से डरती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे राइडिंग में मजा आने लगता है। मरिया पूछती है, क्या मैं थोड़ी देर और घूम सकती हूँ? बेंजामिन कहता है, रुक सकती हो, लेकिन जंगल में मत जाना और अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद मरिया को जंगल
जंगल से आवाजें सुनाई देती हैं। जिज्ञासा में वह अंदर चली जाती है, जहां उसे पिंजरे में बंद एक रैबिट मिलता है। वह उसे आजाद करने ही वाली होती है कि तभी डेनोयर फैमिली के कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं। मरिया तुरंत रॉबिन के हाथ पर बना घाव पहचान लेती है और समझ जाती है कि वैली में आते समय उसी ने उस पर हमला किया था। रॉबिन जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी बेंजामिन का डॉग राल्फ वहां आ जाता है। उसे देखते ही रॉबिन और उसके साथी भाग जाते हैं। मरिया रैबिट को अपने साथ विला ले आती है और उसका नाम सिरीना रख देती है। रात में उसकी नींद खुलती है तो खिड़की के बाहर उसे एक चमकता हुआ व्हाइट यूनिकॉर्न दिखाई देता है, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो जाता है और उसी समय कमरे की छत का एक और स्टार टूटकर नीचे गिर जाता है। अब मरिया को यकीन होने लगता है कि इस विला में कोई रहस्य जरूर छिपा है। अगली सुबह वह बेंजामिन से कहती है कि हर दिन उसके कमरे में कोई बिस्किट्स और ड्रेस रख जाता है। स्टार्स अपने आप टूट रहे हैं, व्हाइट यूनिकॉर्न दिखाई देता है और पियानो भी खुद बजने लगता है। बेंजामिन कुछ पल चुप रहता है, उसकी आंखें भर आती हैं और वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। तभी राल्फ मरिया को एक छिपे हुए रास्ते तक ले जाता है। वहां पड़े एक मिरर में मरिया उसकी परछाई देखती है, लेकिन उसमें राल्फ किसी डॉग की तरह नहीं बल्कि एक विशाल ब्लैक लायन की तरह दिखाई देता है। मरिया सीक्रेट डोर से होते हुए किचन पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात मर्माड्यूक से होती है। उसे पता चलता है कि हर सुबह उसके कमरे में बिस्किट्स वहीं रखता था। मर्माड्यूक कहता है, तुम्हारे आने के बाद वैली का पुराना जादू लौटने लगा है। अगर सच जानना है तो लाइब्रेरी में रखी मूनएकर की हिस्ट्री पढ़ो। मरिया लाइब्रेरी से किताब निकाल कर पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था कि जब मून प्रिंसेस ने जादुई पर्ल्स दोनों परिवारों को दिखाए तो विलियम और राल्फ दोनों के मन का लालच सामने आ गया। विलियम चाहता था कि पर्ल्स हमेशा डेनोयर फैमिली के पास रहें, जबकि राल्फ पूरी वैली पर राज करना चाहता था। दोनों पर्ल्स के लिए लड़ने लगे। यह देखकर मून प्रिंसेस ने पूरी मूनएकर वैली को श्राप दे दिया। उसने कहा कि जब तक एक सच्ची मून प्रिंसेस जादुई पर्ल्स को वापस मदर नेचर को नहीं सौंपेगी तब तक यह श्राप खत्म नहीं होगा, और अगर ऐसा 5000वीं फुल मून से पहले नहीं हुआ तो पूरी वैली हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। उस दिन के बाद पर्ल्स गायब हो गए और दोनों परिवार एक दूसरे के दुश्मन बन गए। मरिया यह सब जानकर मर्माड्यूक से सवाल करती है। वह कहता है, व्हाइट यूनिकॉर्न सिर्फ असली मून प्रिंसेस को दिखाई देता है और तुमने उसे देखा है। इसका मतलब तुम ही नई मून प्रिंसेस हो। अब तुम्हें पर्ल्स ढूंढकर श्राप खत्म करना होगा, क्योंकि 5000वीं फुल मून अब बहुत करीब है। मरिया उसकी बात पर यकीन नहीं करती, लेकिन अपने कमरे में जाकर फुल मून गिनती है। कुछ देर बाद उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि अगली फुल मून ही 5000वीं फुल मून होने वाली थी। मर्माड्यूक की बातों के बाद मारिया पूरी रात सो नहीं पाती। उसे एक डरावना सपना आता है जिसमें सर डेनोयर उसका पीछा कर रहा होता है। अगली सुबह वो फैसला करती है कि अब उसे यह वैली छोड़ देनी चाहिए। वो अपना सामान लेकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन मुख्य गेट बंद मिलता है। मजबूर होकर वो जंगल की तरफ चली जाती है, जहां उसे एक रहस्यमयी गुफा दिखाई देती है। गुफा के अंदर रोबिन की बहन लवडे रहती थी। वहां पहुंचकर मारिया को समझ आता है कि हर सुबह उसके कमरे में जो नई ड्रेस रखी जाती थी वो लवडे ही छोड़कर जाती थी, क्योंकि गुफा में वैसी ही कई ड्रेस रखी थी। लवडे बताती है कि वो भी कभी मून प्रिंसेस थी, लेकिन दोनों परिवारों को एक नहीं कर पाई। फिर वो मारिया को एक जादुई शीशे में देखने के लिए कहती है। शीशे में मारिया देखती है कि एक विशाल चांद मूनएकर वैली पर गिरता है और पूरी वैली तबाह हो जाती है। जब लवडे उससे पूछती है कि उसने क्या देखा तो मारिया कुछ नहीं बताती और वहां से जाने लगती है, लेकिन लवडे उसे रोककर कहती है कि उसके पिता भी यहाँ से भागना चाहते थे, मगर कोई भी इस वैली से बचकर नहीं जा सकता। मरने से पहले उन्होंने जानबूझकर मारिया को यहाँ भेजा था, क्योंकि सिर्फ वही इस श्राप को खत्म कर सकती है। मारिया पूछती है कि क्या सर बेंजामिन उनकी मदद नहीं कर सकते। ये सुनते ही लवडे गुस्से में कहती है कि उसका नाम दोबारा मत लेना, अब सिर्फ जादुई मोती ढूंढना ही एकमात्र रास्ता है। दोनों परिवार एक दूसरे पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन असली मोती कहाँ है ये किसी को नहीं पता। मारिया इतिहास वाली किताब दोबारा देखती है और उसके कवर के अंदर उसे जादुई बॉक्स की चाबी मिल जाती है। इसके बाद वो लवडे के साथ डेनोयर कैसल की तरफ निकलती है, लेकिन रास्ते में अपना अतीत याद आते ही लवडे डर जाती है और मारिया को अकेला छोड़कर भाग जाती है। मारिया अकेले ही गार्ड से बचते हुए किले के अंदर पहुंच जाती है, लेकिन सर डेनोयर को उसकी खबर लग जाती है और गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। मारिया चाबी उन्हें देकर कहती है कि उनके पूर्वजों की लालच की वजह से पूरी वैली खतरे में है और अब उन्हें अपनी गलती सुधारनी चाहिए, लेकिन सर डेनोयर बिना चाबी के ही बॉक्स खोलकर दिखाता है। मारिया हैरान रह जाती है, क्योंकि बॉक्स पूरी तरह खाली था। उसे लगता है कि डेनोयर ने मोती कहीं छिपा दिए हैं। सर डेनोयर कहता है कि उनके पूर्वज तो सिर्फ बॉक्स ले गए थे, असली मोती तो मेरीवेदर परिवार पहले ही चुरा चुका था। अब अगली पूर्णिमा की रात आएगी और उसकी सजा पूरे मेरीवेदर परिवार को मिलेगी। इसके बाद रॉबिन मारिया को कैद कर देता है, लेकिन मारिया अपनी ड्रेस को खिड़की पर फंसाकर गार्ड को धोखा देती है। जैसे ही गार्ड अंदर आता है वो मौका देखकर जेल से भाग निकलती है। रॉबिन और उसके साथी उसका पीछा करते हैं। खुद को बचाने के लिए मारिया गहरी खाई में छलांग लगा देती है। दुश्मन उसे ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो पेड़ के पीछे छिपकर बच जाती है। तभी राल्फ वहां पहुंच जाता है और मारिया उसके साथ सुरक्षित विला लौट आती है। सर डेनोयर उसे देख तो लेता है, लेकिन विला के अंदर नहीं आ सकता। वापस आकर मारिया सारी बातें बेंजामिन को बताना चाहती है, लेकिन वो उसकी बात सुनने के बजाय उसे डांटने लगता है। दुखी होकर
मारिया कहती है कि आप मेरे पिता नहीं हैं, इसलिए आपको मुझ पर चिल्लाने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। रात को बेंजामिन उसके कमरे के बाहर आकर माफी मांगता है। वो कहता है कि उसे उसकी बहुत चिंता हो रही थी। सालों से अकेले रहने की वजह से वो लोगों से ठीक तरह बात करना ही भूल गया है, लेकिन अब मारिया के लौट आने से उसे सच में खुशी है। मारिया दरवाजा तो नहीं खोलती, लेकिन पहली बार उसे महसूस होता है कि उसके अंकल के दिल में उसके लिए फिक्र है। आधी रात को उसके कमरे की छत में लगा तारा एक बार फिर टूट जाता है। मारिया समझ जाती है कि पूर्णिमा करीब आ रही है, लेकिन अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जादुई मोती कहाँ हैं। तभी कमरे में हल्की सी आहट होती है। मारिया डर जाती है, लेकिन अगले ही पल गुप्त रास्ते से लवडे अंदर आती है। वो मारिया से माफी मांगती है और उसके लिए मून प्रिंसेस की खास ड्रेस लेकर आती है। मारिया उसे माफ कर देती है और वो ड्रेस पहन लेती है। फिर दोनों विला घूमते हुए पियानो वाले हॉल में पहुंचते हैं। जैसे ही लवडे पियानो बजाती है, मारिया को शीशे में अतीत दिखाई देता है। वो देखती है कि कभी लवडे और बेंजामिन एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और साथ बैठकर पियानो बजाया करते थे, लेकिन लवडे ने अपनी असली पहचान छिपाई थी। जैसे ही बेंजामिन को पता चला कि वो डे नॉयर परिवार से है, उसे लगा कि लवडे सिर्फ जादुई मोतियों के लिए उससे प्यार का नाटक कर रही थी। गुस्से में उसने उसी दिन उससे अपने सारे रिश्ते हमेशा के लिए तोड़ दिए। लवडे उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बेंजामिन उसकी एक भी बात नहीं सुनता। आखिरकार लवडे दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। मारिया कहती है कि भागने की बजाय तुम्हें अंकल को शांत करके उनसे माफी मांगनी चाहिए थी। लवडे जवाब देती है कि गलती मेरी नहीं थी, फिर मैं माफी क्यों मांगूं? मेरा दिल तो उन्होंने तोड़ा है। तभी मारिया को एहसास होता है कि इस वैली का असली श्राप कोई जादू नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों का घमंड और अहंकार है। इसी बीच डिगविड मारिया के कमरे के बाहर लगी मून प्रिंसेस की पेंटिंग हटाने लगता है, लेकिन मारिया उसे रोक देती है। तभी पेंटिंग के अंदर मौजूद मून प्रिंसेस उसे बताती है कि उसने जादुई मोतियों को एक पेड़ के नीचे छिपी गुफा में छिपा दिया था। मर्माड्यूक बताता है कि पूरे मुनेकर वैली में सिर्फ रोबिन ही ऐसा इंसान है जिसे जंगल का हर रास्ता पता है। अगर कोई उस गुफा तक पहुंचा सकता है तो वो सिर्फ रोबिन है। शुरुआत में मारिया उसकी मदद लेने से मना कर देती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वो भी बाकी लोगों की तरह अपने अहंकार में जी रही है, इसलिए वो अपना फैसला बदल देती है। मारिया डिगविड को 2 लेटर देती है और कहती है कि एक बेंजामिन और दूसरा लवडे तक पहुंचा देना, ताकि दोनों की गलतफहमी दूर हो सके। इसके बाद वो घोड़े पर बैठकर जंगल पहुंचती है और सरीना को एक पिंजरे में बंद कर देती है। जैसे ही रोबिन उसे छुड़ाने आता है, मारिया उसे जाल में फंसाकर उल्टा लटका देती है। वो कहती है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी। रोबिन मजबूर होकर मान जाता है। मारिया रस्सी काट देती है, लेकिन नीचे गिरते ही रोबिन उस पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी राल्फ वहां आ जाता है। उससे डरकर रोबिन पीछे हट जाता है। मारिया कहती है कि अगर हम दोनों साथ मिलकर काम करें तो जादुई मोती ढूंढ सकते हैं और मुनेकर वैली को हमेशा के लिए बचा सकते हैं। रोबिन भी सालों पुरानी दुश्मनी खत्म करना चाहता था, इसलिए वो मारिया का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। रास्ते में वो एक पेड़ पर मारिया का रिबन बांध देता है ताकि उसके पिता को उनकी लोकेशन का पता न चले, लेकिन सर डे नॉयर का फैल्कन उन्हें देख लेता है और जाकर सारी खबर दे देता है। ये सुनते ही सर डे नॉयर अपने आदमियों के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ बेंजामिन और लवडे को मारिया के भेजे हुए लेटर मिल जाते हैं। दोनों को लगता है कि सामने वाले ने अपनी गलती मान ली है, इसलिए खुशी खुशी मिलने पहुंच जाते हैं। वहाँ बेंजामिन सबसे पहले लवडे से माफी मांगता है, लेकिन जब लवडे कुछ नहीं कहती तो वो नाराज होकर पूछता है कि अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं था तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? लवडे हैरान होकर कहती है कि बुलाया तो तुमने था। दोनों जब एक दूसरे के लेटर देखते हैं तब उन्हें समझ आता है कि ये सब मारिया की चाल थी ताकि वो दोनों फिर से एक हो जाएं। बेंजामिन तुरंत मिस हेली से मारिया के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि मारिया रॉबिन के साथ जादुई मोती ढूंढने जंगल गई है। वो बिना देर किए लवडे और बाकी लोगों के साथ उसे ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में लवडे कहती है कि जब मैं तुम्हें छोड़कर गई थी तब तुमने मुझे ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। इससे साबित होता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते थे। बेंजामिन कुछ नहीं बोलता, लेकिन तभी मर्माड्यूक सच बता देता है कि लवडे के जाने के बाद सर बेंजामिन ने महीनों तक हर जगह उसे ढूंढा था, लेकिन वो कभी नहीं मिली। ये सुनकर लवडे की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और उसके दिल में बेंजामिन के लिए प्यार फिर से लौट आता है। उधर जंगल में मारिया और रोबिन उस गुफा की तलाश कर रहे थे। तभी राल्फ अचानक आगे भाग जाता है और मारिया उसके पीछे निकल पड़ती है। इसी मौके का फायदा उठाकर ड्यूलिक रोबिन को पकड़ लेता है और उसे घसीटकर सर डे नॉयर के पास ले जाता है। मारिया को रोबिन कहीं दिखाई नहीं देता। तभी उसे राल्फ के भौंकने की आवाज सुनाई देती है और वो अकेले ही आगे बढ़ जाती है। उधर डे नॉयर के लोग राल्फ को एक गहरे गड्ढे में गिरा देते हैं। सर डे नॉयर रोबिन से कहता है कि क्या तुम्हारी बहन का धोखा काफी नहीं था, जो अब तुम भी मेरे खिलाफ हो गए? अब मैं खुद अपने हाथों से मून प्रिंसेस को मारूंगा। इधर मारिया को जंगल में फिर से व्हाइट यूनिकॉर्न दिखाई देता है। उसका पीछा करते करते वो आखिर उस पेड़ के नीचे छिपी गुफा तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी सर डे नॉयर वहां पहुंचकर उसे पकड़ लेता है। मारिया जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर राल्फ किसी तरह गड्ढे से बाहर निकल आता है। उसे देखते ही ड्यूलिक डर जाता है और रोबिन को छोड़ देता है। रोबिन तुरंत राल्फ के साथ मारिया की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन तभी ड्यूलिक पीछे से राल्फ को गोली मार देता है। गोली लगते ही राल्फ वहीं गिर जाता है। अब रोबिन के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वो दौड़कर अपने पिता के सामने पहुंचता है और पहली बार उनकी गर्दन पर खंजर रख देता है। अब सर डे नॉयर का भरोसा रोबिन से पूरी तरह उठ चुका था, इसलिए वो मारिया को उसके साथ जाने देता है। मारिया
मारिया और रॉबिन तुरंत पेड़ के नीचे बनी गुफा में पहुंच जाते हैं। यही वो जगह थी जहां कभी मून प्रिंसेस रहती थी। वहां एक स्टैच्यू के गले में उन्हें आखिरकार जादुई पर्ल्स मिल जाते हैं। दोनों मोती लेकर गुफा के एक सीक्रेट टनल से बाहर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद डे नॉयर के लोग भी गुफा में पहुंचते हैं, लेकिन तब तक वहां कोई नहीं बचा था। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। मारिया जादुई पर्ल्स की रोशनी की मदद से आगे बढ़ती है और दोनों उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां सदियों पहले मून प्रिंसेस ने पूरी मुनेकर वैली को श्राप दिया था। वहां पहले से सर डे नॉयर मौजूद था। थोड़ी देर में बेंजामिन भी पहुंच जाता है और दोनों फिर से लड़ने लगते हैं, लेकिन मारिया उन्हें चांद की तरफ इशारा करके रोक देती है। वो जादुई पर्ल्स दोनों के हाथों में देकर कहती है कि अगर सच में इस श्राप को खत्म करना चाहते हो तो सबसे पहले एक दूसरे से माफी मांगो। लेकिन सालों पुराना अहंकार दोनों को झुकने नहीं देता। आखिर मारिया खुद ही पर्ल्स को समुद्र में फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी ड्रेस से चिपक जाते हैं। तभी मारिया समझ जाती है कि इस श्राप को खत्म करने के लिए सिर्फ पर्ल्स को छोड़ना काफी नहीं है, बल्कि उसे खुद का बलिदान देना होगा। ये सोचकर वो बिना कुछ कहे समुद्र में छलांग लगा देती है। रॉबिन, बेंजामिन और बाकी सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही मारिया समुद्र में गिरती है, जादुई पर्ल्स उसकी ड्रेस से अलग होकर पानी में समा जाते हैं और मारिया बेहोश हो जाती है। बेंजामिन और लवडे को लगता है कि मारिया अब इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी आसमान में मौजूद चांद से तेज रोशनी निकलती है और समुद्र में एक विशाल लहर उठती है। उस लहर के ऊपर व्हाइट यूनिकॉर्न और उसके साथ कई घोड़े दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। यूनिकॉर्न की पीठ पर बेहोश मारिया लेटी हुई थी। कुछ ही पल बाद यूनिकॉर्न उसे सुरक्षित किनारे पर छोड़ देता है और मारिया की आंख खुल जाती है। उसे जिंदा देखकर सभी खुशी से झूम उठते हैं। उसी समय 5000वीं पूर्णिमा की जादुई रोशनी पूरे श्राप को खत्म कर देती है। मारा हुआ राल्फ भी दोबारा जिंदा हो जाता है। इस बार वो एक साधारण डॉग नहीं, बल्कि अपने असली रूप ब्लैक लायन में सबके सामने आता है। उसे देखकर सभी डर जाते हैं, लेकिन मारिया मुस्कुराकर बताती है कि ये कोई राक्षस नहीं, बल्कि हमारा राल्फ है। ब्लैक लायन व्हाइट यूनिकॉर्न के पास जाकर शांत होकर बैठ जाता है। यह देखकर सभी समझ जाते हैं कि आखिरकार मुनेकर वैली का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। तभी ड्यूलेक गुस्से में मारिया पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी वक्त मिस हेली वहां पहुंच जाती है और अपने छाते से उसकी जमकर पिटाई कर देती है। ड्यूलेक डर कर वहां से भाग निकलता है। इसके बाद बेंजामिन लवडे को प्रपोज कर देता है। वहीं डिगविड भी मिस हेली के सामने अपने प्यार का इजहार करता है। दूसरी तरफ मारिया और रॉबिन भी एक दूसरे के करीब आ चुके थे और दोनों के दिलों में प्यार जन्म ले चुका था। आखिरकार बेंजामिन मुस्कुराते हुए कहता है कि वर्षों पुरानी दुश्मनी खत्म हो गई और आज से मेरी वेदर और डे नॉयर परिवार हमेशा के लिए एक हो गए।